नमस्कार, मैं हूं मानवी काम्बोज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। वाराणसी के थाना सिगरा के रोडवेज चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग के ट्रांसफर होने के बाद क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों ने, व्यापारियों व आम लोगों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। समारोह का आयोजन इस क्रम में व्यापारी नेताओं सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक व पुलिस मित्रों ने रोडवेज चौकी परिसर में जाकर मिर्जा रिजवान बेगम का अभिनंदन स्वागत किया, जिसके दौरान चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान दोगी को फूल मालाओं से लाद दिया गया। साथ ही इसमें टी चिन्ह देकर चौकी प्रभारी में जारी गांधी को सम्मानित किया गया। इस क्रम में मिर्जा रिजवान बेगम ने कहा कि 27 महीने के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के आम लोगों का मुझे अभूतपूर्व सहयोग मिला, जिसके कारण हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल रहे। साथ ही नवागत चौकी प्रभारी मोहम्मद सूफिया खान का सम्मानित लोगों ने स्वागत किया। मैं जवाहर जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष, विद्यानगर मार्केट, वाराणसी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आज हमारे लोकप्रिय चौकी इंचार्ज मिर्जा रिजवान बेग का विदाई समारोह रहा। उनका यहाँ पर 27 महीने का निर्विवाद कार्यकाल रहा, जिसमें किसी को कोई उंगली उठा नहीं सकता इनके कार्य को। ये हम लोग के बीच में हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले पहले चौकी इंचार्ज रहे कि हम लोग के पास हमेशा ये उपलब्ध रहे। कोई भी घटना घटती रही तुरंत मौके पर पहुँचते रहे। व्यापारियों में इनको लेकर काफ़ी खुशी है, कोई ऐसा नहीं है। जाने के बाद भाई विदाई हो रहा है इनका, जाने के बाद हम लोग को गम भी है, लेकिन नए चौकी इंचार्ज से भी हम लोग आशा कर रखेंगे कि ये भी पूर्ववत व्यवहार जारी रखें। हम लोग से जो सहयोग हो सके लेते रहें। नमस्कार, मैं हूं मानवी काम्बोज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। गोंडा पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। गोंडा थाना वरीसगंज क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोंडा पुलिस अध्यक्ष संतोष मिश्रा के सफल निर्देश में उनकी टीम द्वारा अपहरणकर्ताओं से हुई मुठभेड़ के दौरान बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से सफलपूर्वक बरामद किया गया। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की मांग की थी। भाग रहे अपराधियों को गोंडा पुलिस ने सीमाएं सील कर घुटनों के बल गिराया। 5 वर्षीय बच्चा भी सकुशल कराया मुक्त। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही व बदमाश घायल तथा उसका एक साथी भी गिरफ्तार। बाल बचे। प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज। लॉकडाउन में परिवहन विभाग के काम बंद कर दिए गए थे। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद गाजियाबाद परिवहन विभाग में सभी काम फिर से शुरू कर दिए गए हैं। जिन लोगों के परिवहन विभाग में काम रुके हुए थे, अब वो परिवहन विभाग कार्यालय पहुंच रहे हैं। परिवहन विभाग में लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए ऑनलाइन टाइमिंग स्लॉट दिए जा रहे हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए 3 स्लॉट दिए गए हैं। स्लॉट 10 से 12, 12:30 से 2:30 और 3 से 5 दिया जा रहा है। परिवहन विभाग में आने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। सभी विंडो पर सैनिटाइजर भी रखा गया है। सर, परिवहन विभाग में चीज़ें बंद कर दी गई थी लॉकडाउन के समय, अब वो दोबारा सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो चालू की गई हैं? अब परिवहन विभाग की मुख्य रूप से जो लाइसेंस की सेवाएं थी वो लॉकडाउन में बंद थी। अब लाइसेंस की सारी सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और वाहन से रिलेटेड भी कार्य जो थे, जैसे गाड़ियों का पंजीयन, ट्रांसफ़र, उनकी एनओसी या परमिट से संबंधित समस्त कार्य इसमें प्रारंभ हो गए हैं। कार्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसका अनुपालन किया जा सके कि एक विंडो पे ज़्यादा भीड़ न लगे, तो इसमें हर सेवा में टाइम स्लॉट और उसमें उस दिन में भी टाइमिंग का एक स्लॉट दिया जाता है। तो अपने टाइम स्लॉट पे ही लोग आएँ, इसको कार्यालय स्तर पे सुनिश्चित किया जाता है। जैसे लाइसेंस में है, अगर आज की डेट है तो उसमें 3 स्लॉट मिलते हैं। आज क्या 10 से 12, फिर 12:30 से 2:30 और फिर 3 से 5। ये 3 स्लॉट पहले क्या होता था, लोग जिनका 3 से 5 का स्लॉट है, 3 बजे से 5 बजे का स्लॉट, तो भी लोग सुबह आ जाते थे 10 से 12। तो अभी हम लोग उन लोगों को हम अटेंड नहीं करते हैं। तो सर, जैसे कोरोना में अगर लोग जैसे आने से डर रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो कुछ और वैकल्पिक स्थिति भी है उनके लिए है? नहीं, जैसे अब लाइसेंस का काम है, बिना बायोमेट्रिक हुए तो कार्यालय में काम हो नहीं सकता, उनको तो आना ही पड़ेगा। अच्छा सर, जब लोग कार्यालय में आ रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, कार्यालय में सारे काउंटर पर सैनिटाइजर के बोतल और वो सैनिटाइजर की मशीन लगी हुई है। बिना मास्क लगाए हम लोग उनके कार्यों को करते नहीं हैं। जो लोग अगर मास्क नहीं लगाएं तो उनका आवेदन नहीं लिया जाता है। बैठने की भी सीटिंग जो हमारी कैपेसिटी है, दूर दूर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है।
मुख्य रूप से ये है कि जिनका स्लॉट उस दिन में जिस टाइम का मिला हुआ उसी टाइम हम उनको अटेंड करते हैं, तो लगभग 1/3 वो भीड़ जो है वो कम हो जाती है एट ए टाइम। सर, जो लोग परिवहन विभाग में आते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल है और अभी पूरी तरह से कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, तो कार्यालय में अपने दिए हुए टाइम स्लॉट और जो उसमें समय दिया गया उस समय पर ही आएँ, मास्क लगाए रखें और सैनिटाइजर जो कार्यालय में उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। हमने आपको हाल ही में खबर दिखाई थी कि जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च करके फिरोजाबाद में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था, जिसमें 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की बात की गई थी। किंतु वह ऑक्सीजन प्लांट 1 माह से बंद पड़ा है, किंतु अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नानक चंद अग्रवाल से हमारे संवाददाता देवाशीष शर्मा व मयंक शर्मा ने की खास बातचीत और जाना कि आखिरकार क्या माजरा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मरीज कम है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से प्लांट को बंद कर दिया गया है। जब तीसरी लहर आएगी, जब जरूरत होगी ऑक्सीजन की, तो फिर चला लिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उक्त प्लांट लगने के 1 हफ्ते तक ठीक ढंग से संचालित हुआ, परंतु उसके बाद से उसमें केवल ताला लटका हुआ है। अब खुद की बदनामी को बचाने के लिए नेतागण कुछ भी कहें, क्योंकि वह कह सकते हैं। समिति के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार द्वारा कोविड लहर को देखते हुए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना कराई गई थी और काफ़ी जनता का पैसा, करोड़ों रुपया लगाया गया था। लेकिन फिरोज़ाबाद की बात करें तो फिरोज़ाबाद में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 1 हफ्ते के बाद ही दम तोड़ गया, पिछले 1 माह से बंद पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं पड़ा है। दरअसल फिरोजाबाद में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था वो अपनी सही स्थिति में, चालू स्थिति में है, लेकिन इस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता के पेशेंट नहीं निकल रहे, इसलिए वो बंद है। दम नहीं तोड़ गया, वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई कमी नहीं है। सर, लगातार उसका निरीक्षण किया गया था, 1 हफ्ते के बाद वो बंद हो गया था और अब तक ताला लटका हुआ है और ये कहा गया था कि यहाँ 1000 सिलेंडर रोज भरे जाएंगे, 1000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन किया जाएगा ऑक्सीजन का। लेकिन वो उत्पादन तो छोड़िए, जो सिलेंडर वहाँ आए थे वो ज्यों की तो रखे हुए हैं और ताला लटका हुआ है। तो जनता का सीधे तौर पर करोड़ों रुपया बर्बाद नहीं हुआ? नहीं, वो श्रेय लेने के लिए आपकी पार्टी के सभी नेता आगे आ गए। नहीं, वो बर्बाद नहीं हुआ। दरअसल वो 2-3 दिन के लिए उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। सर, 1 महीने से बंद पड़ा है, मैंने खुद निरीक्षण किया है। बिल्कुल बंद पड़ा है, अब सही है, लेकिन वो इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस समय प्राकृतिक ऑक्सीजन पूरी तौर पर मिल रही है और इसमें पेशेंट भी नहीं, इसलिए वो उसमें ताला लगा हुआ है। जनता तो ये कह रही है कि तीसरी लहर का इंतजार हो रहा है कि उसमें करोड़ों रुपए का टेंडर किया जाएगा रिपेयरिंग के नाम पर और फिर गोलमाल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीसरी लहर का इंतजार नहीं किया जा रहा। ऐसा तो नहीं सरकार के पैसे का बंदरबाट आपके नेता कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बंदरबाट नहीं हो रहा, लेकिन तीसरी लहर आती तो उस समय ये प्लांट अपना पूरा काम करेगा और इसीलिए, लेकिन इस समय आवश्यकता नहीं, इसलिए बंद है वो, बस आवश्यकता नहीं है। आज विकासनगर पालिका सभागार में उत्तरांचल स्वच्छता कामगार संगठन के अध्यक्ष सतीश पारछा ने आज अपनी 10 सूत्रीय मांग पर उत्तराखंड स्वच्छकार कामगार संगठन के अध्यक्ष राम अवतार राजभर को ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांग पत्र सौंपते हुए सतीश पारछा ने कहा वे अपनी 10 सूत्रीय मांग प्रदेश अध्यक्ष को सौंप रहे हैं। वहीं मांग पत्र लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार राजभर ने कहा कि मैं विकासनगर ही नहीं संपूर्ण प्रदेश के भ्रमण पर हूं। उत्तराखंड कामगार संगठन की जो भी मांगी होंगी उनको मैं स्वयं जाकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के सामने रखूंगा। मेरे लिए उत्तराखंड में सभी संगठन बराबर हैं। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के प्रधानमंत्री भी इनकी तारीफ करते हैं। इनकी मूल समस्या है इनको परमानेंट करना, ठेकेदार प्रथा को समाप्त करना। हर कर्मचारी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के सामने रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री राम अवतार राजौर जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। उत्तरांचल स्वच्छता कर्मचारी संघ के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका हम स्वागत कर रहे हैं और अपना एक 10 सूत्रीय मांग पत्र है वो हमको दे रहे हैं आज। तो आज उनकी हमारी हमसे वार्ता है और उनकी व्यवसाय से वार्ता है, तो हम देखते हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या 10 सूत्रीय मांग है, कौन सी 10 सूत्रीय मांग है जी? हमारे तो 50 आदमी की भर्ती है एक तो, और एक हमारी ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, और एक हमारा जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका एक वो है 350 का जो है वो लगना चाहिए, तो और एक वर्दी की है, और एक हमारा है जो हमारा सेवानिवृत्त होने के बाद हमारा पद खत्म हो रहा है, उससे हमारे बच्चों का भविष्य अधूरा है, क्योंकि पद खत्म होने के बाद हमारे बच्चे रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो वो पद हमारा सरकार शासन से होना चाहिए कि उसकी वो होनी चाहिए कि उस पर भर्ती होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू।
देखिए, मैं यहाँ जो आया हूँ, मैं यही नहीं, मैं पूरे क्या कहते हैं प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ और उनकी समस्याएं क्या क्या हैं वो ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या नगर विकास मंत्री जी से इनसे समय लूँगा और इनकी बात जो है वहाँ रखेंगे हम लोग सारे मिल कर के। तो अभी तो मैं इनकी ये देख रहा हूँ कि क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मांगे नहीं हैं। मेरी अध्यक्ष जी से भी बात हुई है यहाँ और अधिशासी अधिकारी जो हमारे यहाँ हैं वर्तमान में, उनसे भी मेरी बात हुई है। ये तो मैंने आपसे कहा है कि आप एक सारे लोग मिल कर के बैठें और अपनी अपनी मांगें बताएं। मैं ये नहीं कि ये मेरे संगठन चला रहे हैं, ये उसका संगठन चला रहे हैं। मेरे लिए सारे कर्मचारी बराबर हैं और सारे कर्मचारियों की समस्याएं बराबर हैं। अगर मैं भी अगर कोई समस्याओं का समाधान कराऊंगा तो मैं एक के लिए थोड़ी कराऊंगा कि उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के लिए कराऊंगा। सारे लोगों के लिए मैं अपनी वो समस्याओं का समाधान कराऊंगा, तो वो सब लोग उसमें लाभ लेंगे। यहाँ पे जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में या कहते हैं नगर निगम में जो लोकल की समस्याएं हैं, वो लोकल के अधिकारियों से बैठ कर के उनकी सुलझाएंगे और वो मानेंगे अगर जायज़ है तब। अब कोई बगैर जायज़ और बगैर उसके वो करेगा तो फिर वो ठीक नहीं है। और जो शासन के लिए है शासन की, और नगर पालिका पंचायत की बात करें तो वो ठीक नहीं है। वो तो शासन की चीज़ जो है उसे हम रिकमेंडेशन करा सकते हैं लोकल के क्या आते अधिकारियों से, और वो हम शासन में बात करेंगे। ठीक, थैंक यू। तो यह है कि क्या कहते हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं ऐसी जो ढांचे से लेकर के और ये वो सारी चल रही हैं। और हम जो है हम चाहते हैं कि सरकार से, अभी तो क्योंकि सरकार भी हमारी क्या कहते हैं जो है वो 100 दिन भी पूरे किए हैं, वो भी आप लोगों ने सबने वो किया है उसमें, और क्या क्या इनकी समस्याएं, ये योद्धा कहलाते हैं। और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इनका नाम लेते हैं, सफाई कर्मचारी हमारे योद्धा हैं और कोरोना काल में ये योद्धा काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि क्या कहते हैं इनकी जो मूल समस्याएं हैं इनको परमानेंट कराना, इनको क्या कहते हैं इनकी नौकरी दिलवाना और इनकी और जो कहते हैं विकास कार्य के जो काम है वो कराना। लोन जो कहते हैं ये तमाम लोन अभी हमने क्या कहते हैं लोन भी इन लोगों के सेक्शन कराए हैं, चाहे वो डेली बेसिस का हो, चाहे वो स्वच्छता समिति का हो या और किसी संविदा का हो या फिर वो आउटसोर्सिंग का हो। तो ये अलग अलग जो ठेकेदारी चल रही है इसको हम समाप्त कराने की बात भी कहेंगे सरकार से। थैंक यू। उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा बेगम बाग के 250 परिवारों को बेगम बाग क्षेत्र से हटने के एवज में प्रत्येक परिवारों को 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रारंभिक रूप से उक्त कुल राशि 7 करोड़ 50 लाख महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से दिए जा रहे हैं। उक्त राशि का समायोजन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा कर दिया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में सभी 250 परिवारों को मल्टी में फ्लैट दिए जाने की योजना थी, किंतु सभी परिवारों द्वारा मल्टी में न जाते हुए 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि लेने पर सहमति प्रदान की गई। जिन लोगों के खाते में 3-3 लाख रुपए पहुंच गए, निगम ने आज से ही उनके घर को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह जानकारी देते हुए शेष सभी परिवारों से आग्रह किया गया है कि वे आगामी 3 दिवस में अपने बैंक खातों की डिटेल व अन्य जानकारी नगर निगम के संबंधित अधिकारी को तुरंत प्रस्तुत करें, जिससे कि राशि उनके खाते में अंतरित कर दी जाए। 3 दिन की समय अवधि के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक खातों को डिटेल प्रस्तुत नहीं करता है तो संबंधित व्यक्ति की अनुग्रह राशि लेप्स मानी जाएगी एवं 7 दिन बाद उसको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। सर, महाकाल मंदिर विकास को लेकर जो मकान बाधित आ रहे थे उनको खाली कराने का आपने निर्देश जारी किए, कितना मुआवजा दिया जा रहा है और कौन कौन उसमें जाने को संदिग्ध? देखिए, एक महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण जो प्लान है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं, उसके तहत 250 परिवारों को हमको वहाँ से हटाना है। शुरुआत में जो हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के पास में एक मल्टी बनाकर उसकी शिफ्टिंग करा रहे थे, विस्थापन करा रहे थे, लेकिन जो वहाँ की बस्ती है वहाँ के सभी लोग हमसे आकर मिले और उन्होंने ये बोला कि हमें मल्टी की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर पहले 5 लाख रुपए की मांग थी, बाद में सहमति से 3 लाख रुपए तय हुए थे कि 3-3 लाख रुपए अगर प्रति परिवार दे दिए जाते हैं तो वो लोग खाली कर देंगे। बीच में फिर कोरोना का पीरियड आ गया था, इसीलिए उस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई।
अभी हम लोगों ने 37 परिवारों को वो राशि प्रदान कर दी है। ये राशि जो महाकाल मंदिर है उससे दी जा रही है, लेकिन जो इसकी प्रतिपूर्ति है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा की जाएगी और उसमें 20 मकान आ रहे हैं जो आज शाम तक खाली हो जाएंगे। बाकी जितने भी परिवार बचे हुए हैं उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि उनके द्वारा जो भी कागज हैं, चाहे उसमें बैंक अकाउंट है या दूसरी जो इस प्रकार की चीजें हैं, वो हमको प्रदान कर दें। अगर 3 दिन के अंदर प्रदान नहीं किए जाते हैं तो उस राशि को लैप्स माना जाएगा और 7 दिन के अंदर फिर पूरी की पूरी जो जितने भी परिवार हैं सभी को वहां से विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन जैसे कि बातचीत हुई थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग आगे आएंगे और जो सहमति से तय हुआ है कि सब लोग अपने कागज और सारी चीजें दे देंगे, जिससे कि 7 दिनों के अंदर हम लोग उसको पूरी तरीके से विस्थापित करने की कार्रवाई को अंजाम दे सकें। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग 3 दिन का समय दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर जो 3 लाख रुपए का मुआवजा है उसको लेने के लिए वो अपने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर नहीं 3 दिन के अंदर करेंगे तो माना जाएगा कि वो उसको नहीं लेना चाहते हैं और बलात् फिर विस्थापन की कार्रवाई कराई जाएगी। सर, महाकाल मंदिर में जैसे एडिशनल एसपी की बदसलूकी पर पत्रकारों ने दिया आईजी-एसपी को ज्ञापन। पुलिस कंट्रोल रूम में एएसपी रविंद्र कुमार वर्मा मुर्दाबाद के नारे लगे। एएसपी को सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ अभद्रता करना पड़ा भारी। पत्रकार हुए लामबंद, उचित कार्रवाई नहीं होने की दिशा में धरना आंदोलन की चेतावनी। सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले एडीजीपी एवं एसपी को ज्ञापन सौंप तत्काल कार्यवाही की मांग। मामला एएसपी रविंद्र कुमार वर्मा द्वारा सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र जी कुलमी के साथ गुरुवार शाम फ्रीगंज में की गई अभद्रता। घटना को लेकर आज सिटी प्रेस क्लब के मुख्य संगठक अध्यक्ष एवं प्रख्यात पत्रकार शैलेंद्र कुलमी के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं सदस्यों ने एडीजीपी योगेश कुमार देशमुख एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को आईपीएस अधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कंट्रोल रूम पर पत्रकारों द्वारा एएसपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यहां से पत्रकारगण जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे एवं आगे की कार्यवाही की। जैसे ही पत्रकारों को यह जानकारी मिली कि उनके अध्यक्ष के साथ आईपीएस अधिकारी ने अभद्रता, धमकी एवं अशिष्टपूर्ण व्यवहार किया, तो सभी एक स्वर में बोले उक्त आईपीएस पर तत्काल ही कार्यवाही की आवश्यकता है। इस उद्देश्य आईजी ऑफिस एवं एसपी ऑफिस पहुंचे, ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि समय रहते अगर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो पत्रकार आगे आईपीएस अधिकारी के खिलाफ आंदोलनात्मक प्रदर्शन शुरू करेंगे।